अगर एक दिन में आपको कोई समस्या नहीं आ रही तो इसका अर्थ ये है कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। तो आज ऐसी ही एक कहानी लिखने वाले लेखक की चर्चा मैं करने वाला हूँ, जिनका नाम है जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को 2 जनवरी 1905 ईस्वी को कौड़ियागंज अलीगढ़ में हुआ था। कौड़ियागंज अलीगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम प्यारेलाल और माता का नाम रामदेवी था। ये बचपन से ही एक शिक्षित सुसभ्य परिवार में पैदा हुए थे और जिस स्थान पर पैदा हुए थे वहाँ के लोग अच्छी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे, अलीगढ़ के लोग, और अलीगढ़ के ताले भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभा परिवार में जन्म लेने वाले जैनेंद्र जी की आरंभिक शिक्षा शुरू हुई हस्तिनापुर के गुरुकुल में। 1 मिनट थोड़ा सा आप ये समझिए कि अल्पायु में ही माता पिता का देहांत हो गया, जिसकी वजह से इनकी शिक्षा दीक्षा इनके मामा के घर पर संपन्न हुई। मामा का घर कहाँ था? हस्तिनापुर में। और वहीं के स्थानीय जैन गुरुकुल में इनकी मैट्रिक तक की शिक्षा संपन्न हुई। मैट्रिक तक नहीं, उनकी आरंभिक शिक्षा यानी कक्षा 8 तक की शिक्षा इन्होंने हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल से पूरी की। इसके बाद ये आगे की शिक्षा लेने के लिए सन 1912 में ये बाहर निकले और बाहर निकल करके बिजनौर आए। कहाँ आए? बिजनौर आ करके हाई स्कूल परीक्षा की तैयारी की और वहाँ से बिजनौर से मैट्रिक परीक्षा इन्होंने पास कर ली। मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद ये सन 1919 में काशी आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक में प्रवेश लिया। किंतु सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर के इन्होंने शिक्षा छोड़ दिया। छोड़ करके ये गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन में कूद पड़े। सन 1923 ईस्वी में इन्हें स्थानीय पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया गया और प्रवक्ता नियुक्त होने के कुछ ही समय बाद अंग्रेजी सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाल दिया गया तो 2-3 वर्षों तक जेल में रहे, फिर वहाँ से बाहर निकले तो इनका विवाह भगवती देवी के साथ हुआ। यानी पत्नी का नाम क्या है? भगवती देवी। और इनके बारे में एक रोचक और कहानी है कि इनके बचपन का नाम नंदीलाल था। ठीक, प्यारेलाल के पुत्र आनंदीलाल, ऐसा इनका नाम था। और विवाह हुआ। विवाह का जीवन ये सुखमय व्यतीत कर रहे थे। इसके बाद सन 1928 ईस्वी में इन्होंने हिंदी का पहला
लेख यानी कहानी लिखी जो खेल नाम से प्रकाशित हुई। पहली कहानी कौन सी लिखी? खेल। ये कब प्रकाशित हुई? 1928 ईस्वी में। फिर इसके बाद विविध कहानी आंदोलनों से जुड़े और सन 1936 में मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक के रूप में भी ये प्रसिद्ध हुए। इनके मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु के बाद केवल एक ही व्यक्ति श्रेष्ठ कहानियाँ लिख रहा था, वो थे जैनेन्द्र जी। तो जैनेन्द्र जी की प्रतिभा से प्रभावित हो करके उस युग का नाम जैनेन्द्र युग भी पड़ा है। या तो प्रेमचंद युग कहते हैं या जैनेन्द्र युग नाम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का चित्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्तित्व इन्हीं का था। जैनेन्द्र कुमार के विषय में बहुत ही विशेष जानकारियाँ जो थी वो मैंने आपको दी। इसके बाद अब हम इनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे। तो कृतियों पर चर्चा करने चलेंगे। तो सबसे पहले इनकी कृतियों में उपन्यासों पर विशेष हम प्रकाश डालेंगे। तो उपन्यास, इनका पहला उपन्यास परख 1929 में आया। फिर इसके बाद सुनीता, दूसरा उपन्यास इनका सुनीता, जो कब आया? 1935। फिर इसके बाद अगला उपन्यास आया त्याग पत्र, ये आया 1937। अगला उपन्यास आया कल्याणी, इसका समय है 1939 ईस्वी। कल्याणी के बाद विवर्त आया, विवर्त 1953 ईस्वी में आया। विवर्त के बाद आया सुखदा, ये भी 1953 ईस्वी में प्रकाश में आया। फिर आया व्यतीत 1953 में। अंतिम उपन्यास इनका आया जयवर्धन 1956 में ये प्रकाश में आया। तो इनके जो उपन्यास हैं वो विविध तरह की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। इसमें एक तरफ जहाँ राजनीतिकता छिपी हुई है, वहीं सामाजिकता, व्यवहारिकता के भी यथातथ दर्शन हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम कहें कि ये ऐसे कहानीकार थे या ऐसे कथाकार थे जिनके उपन्यासों में मनोविश्लेषणवाद की झलक दिखाई देती है। मनोविश्लेषणवाद क्या है? जिसमें लेखक जो लिखने वाला है वो स्वयं कहानी का या उपन्यास का या नाटक का पात्र बने और अपने मन के अनुसार दूसरों के हृदय की व्याख्या करे। तो ऐसी भावना इनके उपन्यासों में दिखाई देती है। अब चलिए हम इनकी कहानी निबंध संग्रह, अंत में कहानियों को देखेंगे। निबंध संग्रह क्या देखें? निबंध संग्रहों को अब हम इनके देखेंगे। तो निबंध संग्रह, इनका पहला निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न 1936 में प्रकाश में आया। इस निबंध संग्रह में इन्होंने ये बताया कि अब साहित्य की व्याख्या पहले की तरह नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वर्तमान समय में जो हिंदी में लिखा जा रहा है उसकी तुलना विश्व के साहित्य के समकक्ष होनी चाहिए। उसके लिए संदेश प्रस्तुत प्रश्न में है कि मनोविश्लेषण क्या
है, मनोविश्लेषण की व्याख्या इत्यादि इस निबंध में इन्होंने की है। इसके बाद जड़ की बात, जड़ की बात, इसका समय है 1946 ईस्वी। इसमें इन्होंने बताया है कि मूल हिंदी लेखन की मूल जड़ कहाँ है, कहाँ से हम पकड़ें कि हमारा साहित्य न केवल भारत में पढ़ा जाए अपितु पूरे दुनिया के जो लेखक हैं वो हमारे निबंधों को अनुदित करके पढ़ने का प्रयत्न करें। इसके बाद अगला निबंध इन्होंने लिखा पूर्वोदय। इसका समय है 1951 ईस्वी। इस निबंध में पूर्वोदय में कि पहले क्या अच्छी चीज़ साहित्य में थी कि कालिदास, व्यास, भास, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास की रचनाएं इतनी चर्चित हुई और आज के साहित्य में क्या कमी है कि उतना चर्चित नहीं हो पा रही हैं जितना इन कवियों की रचनाएं थी। उनका वर्णन किस में किया है इन्होंने? पूर्वोदय में। अब अगला निबंध इनका है साहित्य का श्रेय एवं प्रिय। साहित्य का श्रेय व प्रिय। समय है इसका 1953 ईस्वी। इसके बाद इन्होंने अगला निबंध लिखा मंथन। इसका भी समय 1953। अगला निबंध लिखा सोच विचार। सोच विचार का समय है 1953। काम, प्रेम व परिवार। इसका भी समय है 1953। इसके बाद अगला इनका निबंध है ये और वे। ये और वे। समय है 1954। तो ये इनके निबंध संग्रह प्रकाशित हुए। निबंध के बाद कुछ कृतियों का इन्होंने अनुवाद भी किया था। तो अनुदित ग्रंथ इनके इस प्रकार हैं। अनुदित ग्रंथ। अनुदित ग्रंथ इनके जो अभी तक प्रकाशित हुए हैं मंदालिनी। समय है 1934। मंदाकिनी नदी पर संस्कृत के कवि का भाषानुवाद किया है इन्होंने। प्रेम से भगवान। प्रेम से भगवान 1937 ईस्वी। पाप और प्रकाश। प्रकाश। समय है 1953 ईस्वी। इसके बाद 3 ही इन्होंने अनुवाद किया है। कुछ ग्रंथों का संपादन भी इन्होंने किया है। किस किस का संपादन किया है तो उसे देखते हैं। संपादन 2 ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया। साहित्य चयन। साहित्य चयन 1951 ईस्वी। और अगला साहित्य विचार वल्लरी। विचार वल्लरी। समय है 1952 ईस्वी। अब कहानी संग्रहों की हम चर्चा करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से कहानी संग्रह लिखे हैं। तो कहानी संग्रह। कहानी संग्रहों में सबसे पहला इनका कहानी संग्रह फांसी आया 1929 में।
दूसरा कहानी संग्रह आया वातायन, यह आया 1935 में। त्यागपत्र 1937 में। इसके बाद अगला कहानी संग्रह आया कल्याणी, 1939 ईस्वी में। अगला कहानी संग्रह आया विवर्त, 1953 ईस्वी में। इसके बाद सुखदा, 1953 ईस्वी में। व्यतीत 1953 ईस्वी में कहानी संग्रह लिखा। और अंतिम कहानी संग्रह इनका जयवर्धन, ये सन 1956 में प्रकाश में आया। तो ये इनके कहानी संग्रह रहे। एक बार पुनः देखते हैं कहानी संग्रह इनका। फांसी 29, वातायन 35, त्यागपत्र 37, कल्याणी 39, विवर्त 53, सुखदा 53, व्यतीत 53, जयवर्धन 1956। उपन्यास परख 1929, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, विवर्त 1953, सुखदा 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956। निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न 36, जड़ की बात 46, पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय एवं प्रिय 1953, मंथन 1953, सोच विचार 53, काम प्रेम व परिवार 1953, ये और भी 1954। इसके बाद नीलम देश की राजकन्या यानी राजकुमारी और राजकुमार के चित्र पर प्रकाश डालने वाला यह कहानी संग्रह है। इसके बाद एक रात 1934 में प्रकाश में आया है। एक रात के बाद दो चिड़िया 1935 में प्रकाश में आया। इसके बाद दो चिड़िया के बाद पाजीब 1942 में प्रकाश में आया। इसके बाद जय संधि 1949 में प्रकाश में आया। और इसके बाद जैनेन्द्र की कहानियाँ सात भागों में जो प्रकाशित हुई, उन कहानी संग्रहों की चर्चा अब होगी। अब जो रोचक बात है उस पर हम चलते हैं चर्चा करने। रोचक का तात्पर्य ये है कि इनकी कुछ कहानियाँ जो चर्चित रही, उन कहानियों पर अब हम प्रकाश डालेंगे। तो चर्चित कहानियाँ इनकी कौन कौन सी रही? ये तो कहानी संग्रह है। एक कहानी संग्रह में 10-10 कहानियाँ हैं। तो उन 10-10 कहानियों को तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें उन्हीं को पढ़ना है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए उपयोगी हो। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है खेल कहानी, स्पर्धा कहानी, इनकी दो कहानियाँ हो गया। पत्नी कहानी, अपना भाग्य कहानी। इसके बाद एक कैदी कहानी,
एक कैदी कहानी, गदर के बाद कहानी, एक कैदी, गदर के बाद, और इसके बाद बाहुबली, बाहुबली कहानी, तत्सत कहानी, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, लाल सरोवर, और जाह्नवी कहानी। ये इनकी ऐसी कहानियाँ हैं जिन्हें सभी विद्यार्थियों को पढ़ना ज़रूरी है। इन कहानियों को यदि आप पढ़ लेंगे तो आप एक श्रेष्ठ विद्यार्थी बन जाएंगे, और जो इन कहानियों को नहीं पढ़ेंगे उन विद्यार्थियों के लिए निरंतर समस्याएं बनी रहेंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन कहानियों को आप ध्यान से पढ़िएगा, और इन कहानियों में जो आने वाली समस्याएं हैं उन्हें आपसे मुझसे अवश्य कमेंट करके पूछा करिए, क्योंकि आप लोग कभी कमेंट करके कहानियों के विषय में कोई भी प्रश्न आप नहीं कर रहे हैं। तो कमेंट करके पूछें, ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, कोई समस्या है तो उस पर आप फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। अब इनकी कहानियों में अब एक और प्रश्न लिखित परीक्षाओं में बनता है कि जैनेंद्र की कहानियों में क्या क्या विशेषताएं मिलती हैं, किन किन बातों का विवरण मिलता है, प्रकाश डालिए। तो ये जिन जिन बातों पर प्रकाश डाले हैं एक एक करके हम उनकी चर्चा करेंगे। शहीदों एवं क्रांतिकारियों की कहानियाँ। पहला विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया है कि शहीद, जो देश के लिए शहीद होने वाले वीर सपूत हैं, उनको अपनी कहानियों का केंद्रीय विषय बनाया, और क्रांतिकारी जो दिन रात प्रयत्न करके देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कहानियों का प्रमुख विषय बनाने का कार्य जैनेंद्र जी ने किया है। दूसरी विशेषता इनकी कहानियों में है बाल मनोविज्ञान और वात्सल्य की कहानियाँ। बाल मनोविज्ञान और वात्सल्य की कहानियाँ। जैनेंद्र जी क्योंकि मनोविश्लेषणवादी थे, अतः मन का विश्लेषण ये तुरंत ही त्वरित ढंग से कर लेते थे। इस वजह से इनकी कहानियों में बच्चों से संबंधित विवरण अनायास ही आ जाता है। ये इनकी अनन्य विशेषता है जैनेंद्र जी की, जो अन्य साहित्यकारों में नहीं पाई जाती है। बाल मनोविज्ञान को समझने वाले थे। वात्सल्य अर्थात उनके छोटे छोटे हाव भावों का भी चित्र ये तुरंत प्रस्तुत करने वाले कहानीकार थे। दार्शनिकता तीसरी बात इनकी कहानियों में पाई जाती है। दार्शनिकता एवं प्रतीकों का यथार्थ चित्रण। जैनेंद्र जी दार्शनिक विचारधारा के व्यक्तित्व वाले थे, क्योंकि उन्होंने गुरुकुल पद्धति से पढ़ा था, तो दार्शनिकता उसमें स्वतः ही आ जाती है। प्रतीक योजना भी अद्भुत और प्रखर उनमें विद्यमान रहती थी। तो इन दोनों का पालन करने वाले भी ये विचारक रहे थे। कौन? जैनेंद्र जी। इसके बाद चौथी विशेषता प्रेम व विवाह का चित्रण।
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन का चित्रण करने से भी ये तनिक पीछे नहीं हटते थे। चाहे पत्नी हो, चाहे खेल कहानी हो, चाहे एक रात कहानी संग्रह हो, इनमें इनके प्रेम और वैवाहिक जीवन का यथार्थ चित्र इन्होंने प्रस्तुत करने का काम किया है। इसके बाद पांचवी विशेषता इनकी कहानियों में मनुष्य की विविध रूपों का चित्रण। इनकी कहानियों में एक ही मनुष्य कैसे रंग बदलता है उसका भी यथार्थ चित्र और वास्तविक चित्र खींचने का काम इन्होंने किया है। किसने किया है? जैनेंद्र जी ने, कि एक ही मनुष्य कैसे कैसे रंग बदलता है, उसका स्वभाव कैसे बदल जाता है। अपना अपना भाग्य कहानी में इस चित्र को प्रस्तुत करते हैं कि लेखक का मित्र जो बहुत बड़ा समाज सेवी है, एक बच्चे को 10 रुपया देना है, 10 रुपया वो नहीं देता है, अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। तो उस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करता है कि इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। वह स्वयं को जिम्मेदार नहीं मानता कि 10 रुपया दिया होता तो वह बच्चा जाता और अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद लेता, ऊनी वस्त्र खरीद लेता और ठंड से उसकी मौत नहीं होती। तो उस रूप का भी चित्र इन्होंने प्रस्तुत करने का काम किया है। अंत में समाज के वास्तविक स्वरूप का चित्रण, यानी समाज किस तरह से बदल रहा है, समाज के लोग अपना रंग किस रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। समाज के लोग दिखाने को तो कुछ और हैं और वास्तविक रूप से वे कुछ और हैं। इस चित्र को भी जैनेंद्र जी ने विशेष रूप से चित्रित करने का काम किया है। अगर समग्र रूप से हम कहना चाहें कि जैनेंद्र जी के व्यक्तित्व में क्या क्या बातें हैं, तो जैनेंद्र जी की कहानियों में व्यक्ति के महत्व को और व्यक्ति की सारी विवशता विसंगतियों का स्वीकार करने वाले अनूठे कहानीकार हैं। इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सहारा लिया। यही कारण है कि इनकी कहानियों में प्रतीकात्मकता और सांकेतिकता है। ये व्यक्तिवादी अधिक हैं, समाजवादी कम हैं, आध्यात्मिकवादी अधिक हैं, भौतिकवादी कम हैं। इन्होंने कहानियों में जिन समस्याओं को, उपरोक्त 6 समस्याओं को जिनको इन्होंने उठाया है, इनमें इनकी प्रतीकात्मकता और सांकेतिकता है। हम कह सकते हैं इनकी कहानियों को देख करके कि इनकी कहानियों में मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क की अतल गहराइयों से अपरिचित गलियों के चक्कर लगाए गए हैं। विचारों और भावों में डूबे हुए व्यक्ति को चित्रित किया गया है। इनके जो पात्र हैं कहानियों के, ये अंतर्मुखी न होकर विशिष्ट अंतर्द्वंद के कारण उलझे हुए प्रतीत होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जैनेंद्र ने कहानी के नए शिल्प का सूत्रपात किया है। फलस्वरूप इनके कथानक सूक्ष्म होते हैं किंतु कहानियाँ चरित्र प्रधान होती हैं और इनकी भाषा में लक्षणा और व्यंजना की प्रधानता मिलती है। ऐसे विशेष कहानीकार जैनेंद्र जी की मृत्यु 24 दिसंबर सन 1988 को हुई। इनकी स्मृति में सिक्के भी डाक घर के सिक्के भी प्रकाशित किए गए हैं। इन्हें 2 पुरस्कार भी मिले थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1966 ईस्वी में मिला था और पद्म विभूषण पुरस्कार सन
71 ईस्वी में मिला था। तो प्यारे छात्रों, यह वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को देखकर आपने क्या सीखा? इसको कमेंट करके अवश्य बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।